हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू स्टडी सोशल वर्क अगेन। आज हम फिर से स्वागत करते हैं आप सबको एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक नया नहीं है क्योंकि इसका पहला पार्ट ऑलरेडी हो गया है, आप लोगों ने देख चुके होंगे। तो ये छोटा सा पार्ट रह गया था क्योंकि लास्ट वाला वीडियो जो मुझे लग रहा था थोड़ा बड़ा हो गया था। ठीक है, तो आप लोग आज इसको ख़त्म कर लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और हाँ, छोटा छोटा वीडियो होता है तो पढ़ने में भी थोड़ा सा मज़ा आता है। ठीक है, तो जितने भी लोग आज नए हैं उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, स्टडी सोशल वर्क एक डेडिकेटेड सोशल वर्क के चैनल है जहाँ पर हम लोग सोशल वर्क के बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं और आप लोगों के प्रिपरेशन में हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं। स्टडी सोशल वर्क के चैनल के अलावा भी स्टडी सोशल वर्क के ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, जहाँ से आप हमारा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, MCQs को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपको पेड कोर्सेज लेना है तो वहाँ पर भी आप पेड कोर्स ले सकते हैं, जहाँ पर UGC नेट के पेपर 2 सोशल वर्क के लिए MSW एंड BSW के कोर्सेज अवेलेबल है, जिसका फीस बहुत कम है, अभी 500 पर मंथ। स्टूडेंट के नीड को कंसिडर करते हुए हम लोग कर रहे हैं। तो ठीक है, एडवर्टाइजमेंट खत्म, अभी हम लोग बैक टू द टॉपिक। ठीक है, चलिए अभी जो हमें पढ़ना है वो है प्रोफेशनल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। हम लोगों ने इसके पहले 2 कैटेगरी के प्रिंसिपल को पढ़ लिए हैं, जनरल प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल को भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोफेशनल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, अब देखिए प्रोफेशनल वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है ये पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो प्रोफेशनल वैल्यूज ऑफ सोशल वर्क में या प्रोफेशनल वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल में वो सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जो प्रिंसिपल एक कोई भी प्रोफेशन को एथिकली राइट करते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमारे पास एक एथिकल एंड अनएथिकल पैरामीटर सेट किया हुआ है, किस तरीके से करना है और इस तरीके से नहीं करना है। और उसके लिए ही जो प्रिंसिपल दिया गया है वो कहीं ना कहीं हमारे पास एक गाइडलाइन की तरह काम करती है, जो हमें और ज़्यादा समझने में और इन्हेंस करने में, हमारा नॉलेज को इन्हेंस करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो उसी तरीके से प्रोफेशनल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हमें हेल्प करती है समझने में कि एक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए किस तरीके का प्रोफेशनल वैल्यू हमें मेंटेन करके चलाना है। दैट इज द थिंग, बहुत सिंपल है। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या बताया जा रहा था, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल सेटिंग। पढ़ते हैं सर, समझ में आ जाएगा। द एडमिनिस्ट्रेशन नीड टू अंडरस्टैंड द सोशियो कल्चरल सेटिंग ऑफ द कम्युनिटी एज इट ग्रेटली इन्फ्लुएंस द सर्विस एक्सेप्टेंस, इनफैक्ट सक्सेस और फेलियर ऑफ द सर्विस। क्या बोला जा रहा है आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। बोल रहे हैं कि हमें सोशियो कल्चरल सेटिंग को समझना है कम्युनिटी का। ठीक है, सोशियो कल्चरल सेटिंग क्या होता है सर? जब हम लोग कम्युनिटी में काम करने जाते हैं तो हर एक कम्युनिटी का एक कल्चर होता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है सोशियो कल्चरल सेटिंग या सोशियो कल्चर। ठीक है, जो उन लोगों का अपना कल्चर है। अब हम लोग जब एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी के पास से उस कम्युनिटी में काम करने जाते हैं तो एक डिफ्रेंसिएशन काम करता है, क्योंकि आपका जो कल्चर है और उस कम्युनिटी का जो कल्चर है उसमें फ़र्क आ जाता है ना। हो सकता है कि आप बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाई करके बड़े हुए हैं, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आपके माता पिता बहुत रिच थे और आपका जो लर्निंग है, चिंता है, जो सोचने का तरीका है वो बहुत अलग है। अब जब आप काम कर रहे हैं कोई एक कम्युनिटी में जहाँ पर लोग बाग एग्रीकल्चर बेस हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर, जंगल के ऊपर, और उन लोगों का एजुकेशन लेवल बहुत कम है, तो हो सकता है आपको लगे कि मेरा थिंकिंग और इनका थिंकिंग अलग अलग है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपना थिंकिंग को उनके ऊपर थोपेंगे। ऑर्गेनाइजेशन को ये नहीं करना है। एक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिकल वैल्यू तभी डेवलप होगा जब आप मतलब रिगार्डलेसली सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपना कल्चर उनको नहीं थोप रहे हैं। हालांकि उनका जो कल्चर है उसी कल्चर को आप बने रखने के बाद अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, ये है बात द प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल सेटिंग। जो भी कल्चरल सेटिंग उनके पास अवेलेबल है वो उनके पास ही रहना चाहिए, उनको अलग तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना है। कम्युनिटी एज इट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस द सर्विस एक्सेप्टेंस एंड फैक्ट सक्सेस और फेलियर ऑफ द सर्विस।
अब ये कल्चर को कंसिडर करते हुए आपका जो प्लानिंग है, आपका जो काम है, वो कहीं ना कहीं कल्चर के ऊपर एक इन्फ्लुएंस तो करती है। ठीक है, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आपके जो लोग बाग वहाँ काम कर रहे हैं, वो उनका कल्चर आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन आपको ये सोचना है कि उस इन्फ्लुएंस में भी एक बैलेंस हो पाए। अगर बहुत ज़्यादा हावी हो जाए किसी का भी कल्चर किसी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो एडमिनिस्ट्रेशन को हैम्पर कर देती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसी को भी किसी का कल्चर में हैम्पर नहीं करना है, किसी को भी किसी के कल्चर में क्लैश नहीं करना है, कन्फ्लिक्ट नहीं करना है, और उस कल्चर को बने रहने के बाद अपना काम करना है, बहुत अच्छे तरीके से उस सर्विस को प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब हम समझते हैं द प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? देखिए, इवैल्यूएशन अगर हम बात करेंगे तो इवैल्यूएशन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम का प्रोग्रेस क्या है, एक्चुअली में कुछ डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरवेंशन process and programs is essential to the achievement of the overall goal of holistic development। क्या बोला जा रहा है कि आप जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो भी मैकेनिज्म आपने अप्लाई किया है, वो मैकेनिज्म को आपको बार बार इवैल्यूएट करना चाहिए, एक तरीके से मॉनिटर करना चाहिए, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको समझ में आ जाए कि हम लोग राइट ट्रैक में हैं कि रॉन्ग ट्रैक में हैं, हमारा जो प्रोग्रेस है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हैं? तो प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन के माध्यम से एक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को उसके प्रोग्रेस के बारे में समझ में आता है, उसके एक्चुअली वर्क पैटर्न के अंदर जो कोई अगर फ्लॉ है तो उसके लिए बारे में पता चलता है, या उस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो भी समझ में आता है। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन में इवैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब हर तरीके का इवैल्यूएशन, सिर्फ काम को जांच पड़ताल करना ऐसा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में भी जो लोग काम कर रहे हैं उनके रिलेशनशिप, उनके एबिलिटी, उनके स्किल, उनके पोटेंशियलिटी, उनके चेंजिंग कॉन्सेप्ट, उनके न्यू एडॉप्शन, न्यू टेक्नोलॉजीज ऑफ एडॉप्शन, न्यू थिंकिंग, ये सारे चीज़ को भी इवैल्यूएट करना टाइम टू टाइम जरूरत होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं द प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनका वैल्यू को ठीक रखना कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क की तरह भी काम करती है। अगर सब लोग होल हार्टेडली अगर पार्टिसिपेट करते हैं काम में, तो ये समझ में आता है, तो ये मॉनिटरिंग होता है या समझ में आता है कि जो भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं वो लोग हैप्पी हैं, उनके काम को लेके सीरियस हैं और सेल्फ सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, जो वो लोग खुद आके आपको पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खुद आके ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं पर ज़बरदस्ती करना होता है, मान के चलिए आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेशन है, उस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 50 लोग काम कर रहे हैं, आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, 50 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 30 लोगों को आपको हर बार रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ता है, वो लोग लेना नहीं चाहते। इसका मतलब क्या है? उन लोगों का जो काम है उन्हें खुद अच्छा नहीं लग रहा है, वो लोग काम को नहीं करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें आपका, अब कोई इंसान काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। तो पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पार्टिसिपेशन कैसे इन्वॉल्व होता है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन में फेयर एंड क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, बायसनेस ना काम नहीं करेगा, और जिसको जितना रिवॉर्ड देना चाहिए वो चीज़ हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस पर्सन को देते हैं, तब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो लोग इनकरेज करते हैं अपने आप को कि हम लोग राइट प्लेस में हैं, हम लोग सही जगह पे हैं और हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का काम हमारा काम। तो तब कोई एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, बार बार असाइन नहीं करना पड़ेगा काम को। ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, जो स्टाफ्स हैं, जो रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, वो लोग खुद आके काम की मांग करेंगे कि हमें और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। प्रोफेशनल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल में हमें नेक्स्ट और कुछ प्रिंसिपल पढ़ना जरूरी होता है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
देखिए प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या है, चलिए हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी मेंटेन ऑल लेवल ऑफ सर्विस डिलीवरी। द प्रिंसिपल इज ऑल्सो लिंक टू द प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ सोशल वर्क। क्या बोला जा रहा है कि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मेंटेनेंस के ऊपर, एक स्टैंडर्ड के ऊपर काम करती है ना, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वन साइडेड नहीं है। आप चीज़ों को समझने के प्रयास कीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो चाहिए वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर काम करवाते हैं, जो उनको जिस तरीके का आउटपुट चाहिए उस तरीके से काम करवाते हैं। वो लोग नहीं समझते हैं कि किसका क्या टाइमिंग है, किसका क्या ओवरटाइम हो रहा है, छुट्टी के दिन क्या है, उनका पर्सनल लाइफ क्या है, ये सारे चीज़ में इंटरफेरेंस है। और एडमिनिस्ट्रेशन को जो चाहिए वो उस हिसाब से लोगों को काम के प्रेशर डालते हैं और काम निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ता है, जहाँ पर कुछ रूल रेगुलेशन होता है एडमिनिस्ट्रेशन का कि इतने छुट्टीज अलॉटेड है, इतने टाइम के लिए काम कर रहे हैं, इतने रिफ्रेशमेंट है, अगर कहीं बाहर जा रहा है, बैक टू बैक किसी को फील्ड वर्क में हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं तो 3 दिन के बाद 1 दिन ऑफिस वर्क दे रहे हैं। इस तरीके से कुछ स्टैंडर्ड को डेवलप किया जाता है, जिस स्टैंडर्ड के अंदर क्या होता है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम में मजा आता है और एवरी लेवल ऑफ वर्कर, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो लोग सर्विस डिलीवरी में हैं, उन लोगों को लगता है कि हम लोग भी एक साथ काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग बाबू लोग हैं, जो लोग ऊपर लेवल पे बैठा हैं, उनके लिए ज़्यादा फैसिलिटी और हम लोग जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उनके लिए कम फैसिलिटी। जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड सबके लिए सेम है और सबके लिए एप्लीकेबल है। दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, एडमिनिस्ट्रेशन को अपना और साथ ही साथ जो लोग काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों के बारे में भी सोचना है। दैट इज द थिंग। ठीक है, आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है आप लोग समझ चुके होंगे, है ना। अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप बताते रहिएगा। द प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क वैल्यू। अब सोशल वर्क वैल्यू के बारे में हमें समझ में आता है, फिर भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। सोशल वर्क प्रोफेशनल रेस्ट ऑन वैल्यूज लाइक इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट। दिस वैल्यूज ऑल्सो फॉर्म बेस्ड ऑन अपॉन विच इज सर्विस डिलीवरी सिस्टम एंड वर्क फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड। अब देखिए सोशल वर्क के अंदर बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात किया जाता है, जैसे इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, मतलब सबको सही तरीके से काम को बांटना, सबको एनकरेज करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना, लीडरशिप डेवलप करना, एम्पावर करना, ये सारे चीज़ सोशल वर्क का अपना एथिकल वैल्यू है। और जब कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है जहाँ पर सोशल वर्क के रिलेटेड ही है, तो कहीं ना कहीं ये सोशल वर्क के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं या सोशल वर्क के जितने भी एथिकल वैल्यू है, ये सारे वैल्यूज़ उस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाती है और वो सारे वैल्यूज़ को भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डालना चाहिए। तो देखिए ये हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोफेशनल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। इसीलिए ये सारे चीज़ देखिए जो 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक है जनरल, एक है एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रोफेशनल। इसका कारण क्या है? जनरल मतलब ओवरऑल पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल का मतलब क्या है? जो डे टू डे में काम किया जा रहा है। और प्रोफेशनल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल में क्या डाला जा रहा है? जो भी एथिकल चीज़ें हैं, जो राइट रॉन्ग में डिवीजन है, उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझना। ठीक है, तो ये हो गया सोशल वर्क का वैल्यू जो अप्लाई करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अब हम लोग पढ़ रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन अगर हम समझेंगे तो कोऑर्डिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक पार्ट होता है सोशल वर्क में। कोऑर्डिनेशन डेवलप करना भी एक बहुत ही बड़ा मैकेनिज्म का बात आ जाता है, क्योंकि ऐसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, लोगों के बीच में रिलेशन नहीं होता है। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो कुछ एक्टिविटीज़ के अंदर आके डेवलप होता है। इसीलिए जब कोई एडमिनिस्ट्रेशन रन होती है तो वहाँ पर बहुत तरीके का एक्टिविटीज़ होता है, ग्रुप वर्क होती है, और उसके अंदर एक डिपार्टमेंट के लोग दूसरे डिपार्टमेंट को जानते हैं, एक डिपार्टमेंट के लोगों के साथ दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों का रैपो बिल्ड किया जाता है, टूर में लेके जाया जाता है, रिट्रीट किया जाता है, फिस्ट किया जाता है, पिकनिक किया जाता है। ये सारे क्यों होता है? ये रीज़न ये है कि जो काम है
वो एकदम ही हम लोग जो प्रोसेस में घुस गए हैं, रोज आके एक ही तरीके का काम करो, उसके बाहर भी जाके हमें कुछ करना होता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो एक मैकेनिज्म के अंदर, एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डाला जाता है, डेवलप किया जाता है, ताकि लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे और एक दूसरे के बारे में सोचे और एक दूसरे को सपोर्ट करके एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप किया जाए। तो दैट इज़ द थिंग। हम लोगों ने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ तक वीडियोस देखे हैं, यहाँ तक लेक्चर देखे हैं। और हाँ, हमारे जो ऐप है स्टडी सोशल वर्क, जो लोगो आपको कोने में दिख रहा है, ये ऐप को आप जरूर डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ताकि आपको और भी बहुत सारे सपोर्ट मिल पाए। हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। हमारे जितने भी सोशल मीडियाज़ है उसका लिंक हम लोग नीचे डाल देते हैं। ये जो टॉपिक है इसका नोट्स हमारे व्हाट्सएप चैनल में दिया जाता है। तो अगर आपको लगता है हम लोगों के साथ जुड़े रहने में आपके प्रोफेशनल वैल्यू कुछ बढ़ सकता है, जिस तरीके से हम लोगों ने आज पढ़ाई किया, आपके एजुकेशन में कुछ सपोर्ट मिल सकता है, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जितने बार हम लोग नए वीडियोस लाएंगे उसका मैसेज, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप वीडियो को देख सकते हैं, लेक्चर को समझ सकते हैं और आपके जो एजुकेशन है उसमें हेल्प मिल सकती है। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए और दूसरे का भी ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।